आज का लेक्चर है द चैप्टर सेल फंडामेंटल यूनिट के ऊपर द थर्ड लेक्चर दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ठीक है, मैंने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में सेल के बारे में बहुत सारा डिफाइनिंग फीचर्स वगैरह बताया था कि क्या क्या सेल्स में होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। हमने टाइप्स भी पढ़ लिया है अपने पुराने लेक्चर में। तो आज हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट लेक्चर में मैंने उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर, एक आइडियल सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें हर एक पार्ट को मैंने दर्शाने की कोशिश की थी कि सेल में एक्चुअली में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके बाद अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस, जिसमें से हम लोग आज सेल का एक्सटर्नल पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आप लोगों ने पढ़ चुका था कि सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल पार्ट विच इज़ डिवाइडेड इन 2 टर्म्स, दैट इज़ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं द प्रोटोप्लाज्म, दैट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडेड द न्यूक्लियस प्लस सेल ऑर्गेनेल्स एंड ऑल्सो द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग सबसे फर्स्टली स्टार्ट ही करते हैं कि सेल्स के सबसे फर्स्ट पार्ट जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसके बारे में ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और थिंग्स हैं जो कि आपको बता दें कि सेल के सारे पार्ट्स को किन किन नामों से जाना जाता है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द अदर नेम्स ऑफ सेल पार्ट्स। ठीक है, तो सेल पार्ट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दैट इज सबसे फर्स्टली द सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है सेल को। तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कि दिस इज़ द लाइक द एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं दिस इज टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एक्सोस्केलेटन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, मतलब कि एक तरह से बोन की तरह काम ये करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूती देता है प्लांट सेल को। इसके बाद हम लोग दूसरे नामों को देखेंगे, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिन्हें अदर नामों से जाना जाता है। दैट इज़ सेल वॉल के बाद अब आता है सेल मेम्ब्रेन। उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, नेमिंग नहीं दिया गया है उसे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं द सेल ऑर्गेनेल्स में। तो सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस को आप लोगों को बता ही दिए थे लास्ट क्लास में। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। फिर हम लोग जानते हैं द नेक्स्ट पार्ट क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट, क्या कोई बता सकता है क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को सिंपली एंड सिंपली किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे अपना खाना किचन में बनाते हैं, वैसे ही प्लांट्स अपना खाना क्लोरोप्लास्ट में बनाते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? किचन हाउस ऑफ सेल। फिर द थर्ड नेम इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में सिंस की रेस्पिरेशन होता है, सिंस की उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीजमेंट का प्रोसेस होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को एक और अदर नेम से जाना जाता है, दैट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। दिस 2 पार्ट्स आर टुगेदर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ सेल। तो ऐसा नाम इन्हें क्यों दिया गया? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, ये स्पेशल नाम इन्हें क्यों दिया गया? इसका भी एक कारण है। इन दोनों को हम लोग कलेक्टिव रूप से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ सेल कहा जाता है।
ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में एक ऐसी विशेषता है जो लगभग किसी और पार्ट में नहीं पाया जाता, दैट इज़ इनका ओन राइबोसोम बनता है, इनका ओन डीएनए बनता है। ठीक है, तो मतलब कि बॉडी कंस्ट्रक्शन का काम भी ये दोनों अपने आप से कर सकते हैं और साथ ही साथ हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन भी ये दोनों अपने आप से कर सकते हैं। मतलब कि ये अपने आप में कैपेबल पार्ट्स हैं। ठीक है, मतलब अगर कि किसी प्लांट्स में कुछ और अलग से न्यूक्लियस ना भी हो, डीएनए ना भी हो, अगर ये दोनों मौजूद हैं तो ये दोनों अपना सारा काम ईजिली कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। तो कहा जाता है कि क्या कोई सिमिलैरिटी प्रोकैरियोट के सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल एंड यूकैरियोट के सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल में होता है? तो इसका आंसर है कि हम लोग अपने दिमाग के थ्रू ये आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज़ प्रोकैरियोट सेल में तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता ही नहीं है, और अगर क्लोरोप्लास्ट होता भी है तो कुछ ऐसे सेल्स में होता है जो कि ग्रीन होते हैं कलर में, दैट इज़ लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐसे कुछ एक स्पेशलाइज्ड सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। और एक्चुअली में प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए वगैरह मौजूद होते हैं वो कुछ इस तरह के पोजीशन में मौजूद होते हैं कि उन्हें हम लोग कहते हैं कि वो फुल्ली कंप्लीटेड नहीं है प्रोकैरियोट सेल। तो एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट सेल इज़ वन ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल का एक पार्ट ये दोनों लगभग एक जैसा ही है। यूकैरियोट में एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एक ऑर्गेनेल है, लेकिन प्रोकैरियोट खुद ही एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिमिलैरिटी दोनों में देख सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट सेल जो होता है वो खुद ही क्लोरोप्लास्ट की तरह है, या हम ये कह सकते हैं प्रोकैरियोट सेल जो है वो खुद ही माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिमिलैरिटी देख सकते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ये था कुछ एक स्पेशल टॉपिक। नेक्स्ट है और भी कुछ पार्ट्स हैं सेल के जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है? राइबोसोम को नाम राइबोसोम का तो है नहीं, लेकिन राइबोसोम वर्क करता है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, तो हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम का तो बहुत सारा नाम है, बहुत सारा नाम है लाइजोसोम का, क्योंकि लाइजोसोम का काम ही है बहुत सारे डिस्ट्रॉय करने का काम, डिस्ट्रक्शन का काम, जिसको हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेसेस में लाइजोसोम हेल्प करता है। तो लाइजोसोम का बहुत सारा नाम है, दैट इज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, सुसाइड बैग्स, ये सारा नाम, डेमोलिशन स्क्वाड, ये सारा नाम लाइजोसोम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी डिस्ट्रक्शन वाला प्रोसेसेस है वो ज़्यादातर नाम लाइजोसोम्स के लिए स्पेशलाइज्ड है, दैट इज डेमोलिशन स्क्वाड्स, सुसाइड बैग्स और भी अदर नेम्स है लाइजोसोम्स। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से डिटेल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द टॉपिक गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को हम लोग सेक्रेटरी ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्गी बॉडी, इसको हम लोग सेक्रेटरी ऑफ द सेल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि सेल के कई पार्ट्स हैं जो कि अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, इसलिए उन्हें हम लोग कुछ एक स्पेशल नामों से जानते हैं, दैट इज द नेम्स आर गिवन इन द बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम लोग अपना सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज द नंबर वन पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन काफ़ी सारा फंक्शन करता है। सेल मेम्ब्रेन ना होता तो कई सारे फंक्शंस होते ही नहीं सेल में, तो इसलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। दैट इज़, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेल मेम्ब्रेन एक इलास्टिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? अबाउट 75% ऑफ फॉस्फोलिपिड, लिपिड का बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेल मेम्ब्रेन किस मटेरियल से बना होता है, तो वो है फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी? वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था, द निकोलसन एंड, क्या नाम था उनका, द
सेल मेम्ब्रेन की खोज सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में की थी। ठीक है, वो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। बाय विच मॉडल? बाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल, बाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, बाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी और उन्होंने बताया था सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है? वो है लगभग 75% ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और बाकी जो पार्ट्स है वो प्रोटीन्स और क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, इन सब से बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, साथ ही साथ इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो क्या है इसका फंक्शन? इसका फंक्शन है कि ये सेमी परमिएबल तो है ही, मतलब कि कुछ मतलब एक चाय छन्नी की तरह हम लोग अगर सोचें तो चाय छन्नी में जैसे कुछ सामान छन के नीचे चला जाता है, कुछ सामान ऊपर रह जाता है, वैसे ही ये काम करता है। तो इसलिए इसको हम लोग सेमी परमिएबल कहते हैं। साथ ही साथ सिलेक्टिवली मतलब कि अपने अंदर ये किसी सामान को अगर आने देना चाहता है तो वो सिलेक्ट करके आने देना चाहता है, या बाहर भेजना चाहता है तो सिलेक्ट करके बाहर भेजता है। इस तरह से उसे हम लोग कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका जो फंक्शन है सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी का, वो 3 फंक्शंस है। दैट आर, सबसे फर्स्ट फंक्शन है कि ये जब चाहेगा कुछ सिलेक्ट करके अपने अंदर आने देगा। मतलब ये एक सेल अगर है, ये अगर सेल का मेम्ब्रेन है तो ये इस सेल के थ्रू किसी सामान को अंदर आने देगा सिलेक्शन के बाद। फिर हो जाता है अगर इसके अंदर कुछ सामान एक्स्ट्रा है तो ये सिलेक्शन के बाद बाहर जाने देगा किसी सामान को। और साथ ही साथ द थर्ड फंक्शन कि आफ्टर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ये अगर चाहता है कि कोई सामान इसके अंदर ही रह जाए, वो ना बाहर जाए ना अंदर रहे, तो फिर ये उसको अंदर ही रहने देगा। तो इस तरह से ये 3 फंक्शंस क्रिएट करता है। दैट इज, सबसे फर्स्टली कुछ सामानों को अंदर आने देना, कुछ सामानों को बाहर जाने देना और कुछ सामानों को वैसे के वैसे ही सेल के अंदर रहने देना। तो ये सब था इसका कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अब ये सामान होते क्या हैं, ये भी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि किन सामानों को आखिर आना जाना करता होगा सेल मेम्ब्रेन। तो ये है, आप लोग जानते होंगे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे थिंग्स का आना जाना ये सब तो चलता ही रहता है। दैट इज़ हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, दैट इज़ रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। बहुत सारे थिंग्स हैं जो हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब अगर नहीं होगा तो हमारे बॉडी का सेल फंक्शन करना बंद कर देगा, तो वो फंक्शन तो जरूरी है ना। तो ये सारा काम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब सेल मेम्ब्रेन का एग्जैक्टली अगर हम लोग बोले कि फंक्शंस क्या है इसका, तो वो देखिए सेल मेम्ब्रेन के कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं दैट आर कॉल्ड, द फर्स्ट वन इज डिफ्यूशन, द सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस, the second one is osmosis, the third one is mediated transport, the fourth one is endocytosis, and the fifth one is exocytosis। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, काफ़ी सारा क्वेश्चंस एराइज भी होता है। तो ये आप लोग देखिए, दिस इज़ नॉट फॉर ओनली क्लास 9, दिस इज़ फॉर ऑल्सो क्लास 11th सिलेबस। ठीक है, ये एक तरह से फाउंडेशन टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो सभी क्लासेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ फॉर क्लास 8, फॉर 9, फॉर 11, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो दिस इज़ सबसे फर्स्ट टॉपिक डिफ्यूशन। डिफ्यूशन होता क्या है? डिफ्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी, सबसे पहले तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि मैटर के स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, दैट आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में क्या होता है, उसमें एक प्रोसेस चलता है। कौन सा प्रोसेस चलता है? दैट इज डिफ्यूशन। ये क्या होता है? ये होता है कि मैटर किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्टेट में हो, इसमें एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन चलता रहता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा और कम का हो तो हमेशा
हमेशा मॉलिक्यूल्स जो मैटर का होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। ठीक है, कब तक? जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन जब तक ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। और इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे एक तरह से हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग डिफ्यूजन का डेफिनेशन कहें तो वो डेफिनेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो without any use of energy, and also this process is done up till the both concentration are same। ठीक है, तो ये है डिफ्यूजन का डेफिनेशन। फिर हम लोग पढ़ते हैं द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है कि ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है? ऑस्मोसिस होता है एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन तो है, लेकिन ये हमेशा लिक्विड मीडियम में होता है। ठीक है, डिफ्यूजन के लिए तो मैंने ये नहीं कहा था कि उसके लिए क्या सिचुएशन की ज़रूरत है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सिचुएशंस की ज़रूरत है। ऑस्मोसिस के लिए एग्जैक्टली दो सिचुएशंस की ज़रूरत है। सबसे फर्स्टली तो इसका एक सिचुएशन होना चाहिए कि जो मीडियम है, जो मैटर का मीडियम है वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, और दूसरा कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये दो इसका स्पेशल फीचर्स है, दैट इज फॉर ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का दो स्पेशल फीचर्स क्या क्या है? लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम, एंड द अदर वन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ऑस्मोसिस को और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है ऑस्मोसिस, किस तरह से सेल में होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लोग चलते हैं द ऑस्मोसिस की ओर। ऑस्मोसिस के बारे में जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। ठीक है, ये है इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑस्मोसिस का। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल और लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता क्या है? देखिए, इसके लिए हम लोग 3 बेकर्स बनाते हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3। दीज आर 3 बेकर्स। इन 3 बेकर्स में हम लोग एक एक सेल को डालते हैं। ठीक है, एक सेल इसमें डाला, एक सेल इसमें डाला, एक सेल इसमें डाला। इसमें हम लोग लिक्विड डाल दिए। ठीक है, एक लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इन लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशंस में कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस क्या है वो देख लीजिए आप लोग। क्या होता है कि जब एक सॉल्यूशन हम लोग डालते हैं तो वो सॉल्यूशन अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। उन सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट हो सकता है। तो वो डिफरेंट किस हिसाब से होना चाहिए वो देख लीजिए। वो किस हिसाब से होना चाहिए कि हम लोग 3 तरह के सॉल्यूशंस लिए हैं, तीनों तरह के सॉल्यूशंस में 3 सेल्स को प्लेस किए हैं, और तीनों सॉल्यूशंस का खासियत क्या वो देखिए। एक सॉल्यूशन हमारा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 3 तरह का सॉल्यूशंस है। अब तीनों सॉल्यूशंस का खासियत क्या है वो देखिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपर मीन्स ज़्यादा होना, किसका ज़्यादा होना? सॉल्यूट का ज़्यादा होना या सॉल्वेंट का ज़्यादा होना। तो हम लोग इसमें करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स कि सॉल्यूट का ज़्यादा होना। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मीन्स, सॉल्यूट मीन्स वो थिंग जिसको हम लोग घोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूट मीन्स वो थिंग जिसको हम लोग घोलते हैं, और सॉल्वेंट मीन्स वो थिंग जिसमें कुछ घुला होता है।
ठीक है। अगर हम लोग ग्लूकोज और पानी का सॉल्यूशन ले, मान के चलिए ग्लूकोज और पानी का सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है। ग्लूकोज इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए अगर एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा सेल प्लाज्मोलाइज्ड होता है, मतलब कि सेल श्रिंक कर जाता है। मतलब किस तरह का सेल बन जाएगा, हम लोग इस तरह का सेल डाले थे, वो सेल कैसा बन गया, वो सेल इस तरह से हो गया, ठीक है। मतलब कि सेल श्रिंक कर गया, ठीक है, चपटा हो गया सेल। क्यों चपटा हो गया, क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ कि जो वाटर था वो वाटर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पर कम था, वो सेल से वाटर अपनी ओर खींचने लगा, ठीक है। तो वाटर कहाँ गया, सेल से बाहर की ओर निकलने लगा। तो इसीलिए यहाँ पे होता क्या है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट ग्रेटर देन सॉल्वेंट। नेक्स्टली हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन करते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है स्पेशलिटी कि इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि क्या है, मान लीजिए कि ग्लूकोज एंड मान लीजिए कि वाटर, ये एक तरह से हम लोगों ने माना है, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के का ही यहाँ पे हम लोग फंक्शन दिखा रहे हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है कि सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट। तो अब क्या होगा, सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट इसमें है, मतलब कि यहाँ पे बाहर में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो ज्यादा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो सेल के अंदर जाने लगेगा। तो सेल क्या हो जाएगा, सेल इस तरह से फूल जाएगा, ठीक है। ये सेल इस तरह से फूल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर कहाँ जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें जो सेल बनता है उसको हम लोग कहते हैं टर्जिड सेल, इसको कहते हैं हम लोग टर्जिड सेल। और इसको हम लोग कौन सा सेल नाम दिए, इसको नाम दिए प्लाज्मोलाइज्ड। नेक्स्टली आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो ना पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, तो सेल ज्यों का त्यों हमारा बना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल सॉल्यूशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस आप लोग को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए इस थ्योरी से कि क्या होता है। ऑस्मोसिस में 3 तरह का प्रोसेसेस होता है सेल्स के साथ। एक होता है विद बाय द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है बाय द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड तीसरा होता है बाय द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इन तीनों फेजेस में आप लोग को एकदम क्लियरेंस दिमाग में होना चाहिए कि होता क्या है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों के मान के चलिए हम लोग किसी चीज़ को रात में भिगोने के लिए डालते हैं, दैट इज़ चना वगैरह अगर हम लोग भिगोने के लिए डालते हैं, तो चना में क्या होता है, रात को जब हम लोग पानी में उसको डालते हैं तो उसमें प्रोसेस क्या चलता है बता सकते हैं आप लोग। उसमें प्लाज्मोलाइज्ड होता है सेल, उसमें टर्जिड होता है सेल, या उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन के थ्रू ज्यों का त्यों रह जाता है सेल, बता सकते हैं कोई। उसमें होता है द सेल बिकम टर्जिड। क्या हो जाता है उसमें, द सेल बिकम टर्जिड। क्यों, क्योंकि बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, वो चने के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो चना फूल जाता है सुबह के टाइम। तो फूल जाता है तो मतलब वो चना क्या बन गया, वो टर्जिड बन गया चना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं इन सारे टॉपिक्स को। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज mediated transport। mediated transport, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है क्या, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जस्ट डिफ्यूजन है, जस्ट ऑस्मोसिस है, सिंपल। क्या होता है कि इसमें 2 तरह के प्रोसेसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, ट्रांसपोर्ट किन चीज़ों का चलता है, दैट इज ये आइदर ग्लूकोज का, आइदर हार्मोन्स का, एनर्जी का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट सेल्स में चलता रहता है। अब वो कौन से प्रोसेस के थ्रू चलता है, वो 2 प्रोसेसेस के थ्रू चलता है, दैट इज नंबर 1 फैसिलिटेटेड or diffusion and the number 2 is passive transport।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये है क्या? ये एकदम सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। बस होता क्या है, सो देखिए ट्रांसपोर्ट जो होता है सेल में और सेल के बाहर के एरियाज़ का जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, वो कुछ दो तरीके से होता है। एक होता है अप हिल ट्रांसपोर्ट और एक होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक होता है अप हिल ट्रांसपोर्ट और एक होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। तो अप हिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर एक पहाड़ी पे हम लोग चढ़ रहे हैं तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट इज अप हिल ट्रांसपोर्ट। और एक होता है द डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। तो उस तरह से हम लोग इस ट्रांसपोर्ट को थोड़ा डिफाइन करते हैं, अप हिल ट्रांसपोर्ट एंड डाउन हिल ट्रांसपोर्ट में। इसमें बहुत कुछ नहीं है आप लोगों को पढ़ने के लिए, बस एक टॉपिक है कि किस में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किस में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज फॉर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें बस ऐसे ही काम चलता रहता है सेल्स में, दो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एक बात आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कि उतरने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कोई बता सकता है? सिंपल सा बात है, हम लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो सीधी बात बता सकते हैं आप लोग कि एक्टिव द अपहिल ट्रांसपोर्ट इज डन बाय विच फंक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट किस में आएगा? अपहिल ट्रांसपोर्ट आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और डाउन हिल ट्रांसपोर्ट किस में आएगा? मतलब कि ऊपर से नीचे उतरना है हम लोगों को, तो सीधी बात है वो किस में आएगा? बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, डाउन हिल, ठीक है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बस इसमें और कुछ भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है द टॉपिक एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? बस सेल के थ्रू किसी चीज़ को अपने अंदर लेना, ठीक है। किसी चीज़ को अपने अंदर लेना, मैंने सीधी नहीं कहा किसी चीज़ को खाना, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है। एंडोसाइटोसिस इज डन इन 3 phases। नंबर 1 फैगोसाइटोसिस, जिसको हम लोग कहते हैं सेल ईटिंग, मतलब हम लोग जैसे कि रोटी का टुकड़ा खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेल ईटिंग। और उसके बाद हम लोग सेल ड्रिंकिंग, जैसे पानी हम लोग पीते हैं, तो पानी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इसलिए वो दूसरा प्रोसेस कहलाता है, वो कहलाता है द पोटोसाइटोसिस। पोटोसाइटोसिस। सेल ईटिंग किस में आ जाएगा? फैगोसाइटोसिस में, सेल ईटिंग। पोटोसाइटोसिस में क्या आ जाएगा? सेल ड्रिंकिंग। और द थर्ड वन इज सेल रिसेप्टर मेडिएटेड सेल ईटिंग, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरह से सेल ईटिंग है, बस एक रिसेप्टर बना करके सेल को चीट करता है। दैट इज द डायग्राम ऑफ दैट फंक्शंस। अगर फैगोसाइटोसिस हो रहा है तो फैगोसाइटोसिस में सेल किसी न किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेगा, ठीक है। दूसरा, सेल में अगर पोटोसाइटोसिस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेल अपने अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेगा, ठीक है, मतलब कि सेल ड्रिंक कर रहा है। और द थर्ड वन इज अगर सेल रिसेप्टर मेडिएटेड सेल ईटिंग कर रहा है तो रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो क्या करेगा? सेल अपने अंदर कुछ एक ऐसे चैनल बनाएगा, ऐसे करके कुछ एक चैनल बनाएगा, मतलब किसी भी चीज़ को अपने अंदर लाने के लिए वो एक चैनल्स बनाता है, जिससे कि वो खींच कर अंदर ले आता है किसी सामान को, रिसेप्टर बनाता है, रिसेप्टर, ठीक है। तो ये था रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। फिर है अब नेक्स्ट हम लोगों का द लास्ट टॉपिक है एक्सोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन का द लास्ट फंक्शन एक्सोसाइटोसिस मतलब सिंपल सेल वॉमिटिंग, ठीक
ठीक है, मतलब सेल के अंदर कुछ अगर वेस्ट हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया तो वो अपने सेल से बाहर निकाल देगा, इसे कहते हैं हम लोग सेल वॉमिटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का एक टॉपिक यहाँ खत्म हुआ, द सेल मेम्ब्रेन। इसमें अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी और पूछना हो, एक्स्ट्रा थिंग्स अगर कुछ जानकारी लेना हो तो आप लोग मैसेज के थ्रू क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।